हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर का हम दो पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि अपलोड होके आपके लिए तैयार हैं। और ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तीसरा पार्ट चैप्टर सॉल्यूशन का प्योर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या कंसंट्रेशन का पार्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया। हमने राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, आपका क्या कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक को हमने कवर कर लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, आज हम मूव करेंगे एक आपके प्यारे से टॉपिक पे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। नाम है उसका आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसको हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल लीजिए या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोल लीजिए, वो दोनों तरीके से कंफर्टेबली काम करता है। यह है आपका एजियोट्रॉप। क्या है एजियोट्रॉप? पहले समझ लीजिए कि एजियोट्रॉप्स होते क्या है। ठीक है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक तरीके का मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट आर एजियोट्रॉप, तो दोज बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड आपका एजियोट्रॉप। क्या होता है एजियोट्रॉप? एट अ कांस्टेंट या फिर सेम कॉम्पोजिशन। जब उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? सेम होती है। इसको समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, ये लिखा हुआ है बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड भी हो सकता है या फिर वेपर भी हो सकता है। ठीक है, इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं क्या हम? बाइनरी एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लिक्विड है, लिक्विड ए है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास लिक्विड ए है। क्या है? लिक्विड ए। ये हमारे पास है लिक्विड बी, मान लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, कोई परेशानी नहीं है। हम क्या देते हैं, इसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो 60 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। इसको बोल देते हैं कितना? इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। मिलाने के बाद क्या बोला मैं? मिलाने के बाद इसका जो ए और बी सॉल्यूशन बनेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर कांस्टेंट है, पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसी कंपोजिशन के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कांस्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसे बोलूंगा मैं क्या? ये एक तरीके का क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर क्या है? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। क्लियर? कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। कब? जब वो जो सॉल्यूशन बना है जिस चीज से, उनकी कॉम्पोजिशन क्या रहे? सेम रहे, तभी वो क्या कहलाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, दो तरीके के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप जो होते हैं वो आपका पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, और मैक्सिमम वाले आपका किसको? नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है? ध्यान देखिएगा, इसको समझा देता हूं पहले मैं। मान लीजिए ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। ठीक है, इसमें एक बोल रखा इथेनॉल है, एक बोल दिया हमने वाटर है। इथेनॉल क्या होता है भाई? 2 कार्बन का एल्कोहल, CH3 CH2 OH होता है। यहां लिख देता हूं वाटर है। इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये बना आपका इथेनॉल प्लस H2O। इथेनॉल प्लस H2O, इथेनॉल प्लस H2O, इथेनॉल प्लस क्या है? H2O। बिल्कुल सही है, इथेनॉल प्लस H2O है, इथेनॉल प्लस H2O। ओके, बिल्कुल। अब मान लेता हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। और इसका बोल देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इन दोनों का ये वाला जो मिक्सचर है, ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब कहलाएगा? ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तब कहलाएगा जब इस सॉल्यूशन या इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन
80 डिग्री से, जो इन दोनों में से जो कम है, इन दोनों में से कम कौन सा है, ये वाला, इससे भी कम होगा। इन दोनों जिसको मिलाया है, इसको और इसको मिलाया ना, तो इन दोनों में कम जो है वो ये है, इससे भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। मान लेता हूं 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हालांकि ये इसके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये हमने एक लिक्विड लिया, ये दूसरा लिक्विड है, कौन कौन से, एक नाइट्रिक एसिड है, एक वाटर है। इसमें वाटर ले लिया H2O, इसको ले लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं 125 डिग्री है मान लेते हैं, और इसका कितना होता है, 100 डिग्री होता ही है। इन दोनों को जब हमने क्या करा, मिला दिया, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया H2O प्लस HNO3 का, H2O प्लस HNO3 का, H2O प्लस HNO3 का, H2O प्लस HNO3 का मिक्सचर बन गया, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अब इसका अगर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों को मिलाया ना, इन दोनों में देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों में से जिसका ज्यादा है उससे भी ज्यादा होगा। मतलब इसको मैं अगर 126 डिग्री बोल दूं सेल्सियस में, तो भी ये क्या होगा, तो भी ये क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएंगे बेटा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएंगे। बहुत क्लियर है सबको, बिल्कुल परफेक्ट, ओके। तो आप समझ गए कि भाई एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये एक ऐसे मिक्सचर है, एक ऐसे सॉल्यूशन है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, जब तक वो जिससे बने हैं उन कंपोनेंट का कंपोजिशन सेम हो तभी, ठीक है। दो तरीके के आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है, जिसको मिला के जो बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों में से जिसका कम है उससे भी कम हो, और ज्यादा वाले का जिससे मिलाया है जिनमें सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा हो, उसे बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका इथेनॉल प्लस वाटर, दिस इज नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात, गुड। अब हमारा एक टॉपिक आता है, नाम है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो सॉल्यूट की ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो वो मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 लाख ग्राम, वो कितना है उसी पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूट की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो काला है, पीला है, नीला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या बोलोगे, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखना है इसको, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट which depends on which those properties of solute which depends on या upon quantity of solute, quantity of solute, not on the quality of solute, not on the quality of solute, called colligative properties। क्या बोलते हैं उनको, colligative properties। क्या बोलते हैं उनको, colligative properties। ऐसी चीजों को colligative properties कहा जाता है। और colligative properties जो हैं हमें एनसीईआरटी में 4 तरीके की पढ़नी है। There are 4 types of colligative properties, there are 4 types of colligative properties, there are colligative properties, there are 4 types of colligative properties। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या होता है आपका, होता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव
ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आरएलवीपी। क्या बोला जाता है शॉर्ट में? आरएलवीपी। क्या बोला जाता है? आरएलवीपी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, शो करते हैं डेल्टा टीबी से। फिर होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम दर्शाते हैं डेल्टा टीएफ से, डेल्टा टीएफ से। फिर लास्ट आपका होता है फोर्थ जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम शो करते हैं किससे? पाई से। किससे? पाई से। तो ये आपके पहले तो समझ लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। एक है आरएलवीपी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टीएफ से, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। ओके, चलिए एक एक करके मूव करते हैं सब पे। पहला वाला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं है। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आपको समझने में ज्यादा देरी होगी नहीं, आपको समझने में ज्यादा देरी होगी नहीं। ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा हूं। सपोज कहता हूं कि मेरे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में मैं बोल देता हूं कि भाई 100,000 ml आपके पास क्या है? पानी है। पानी है तो प्योर है अभी, तो भाई इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोल देता हूं मैं, वो है PA0। क्या है? प्योर, बिल्कुल प्योर है। इसको जब आप हीट करोगे तो इसमें जो इवेपोरेशन होगा वो बिल्कुल पानी के कणों का ही होगा, क्योंकि उसमें और कोई चीज मिली ही हुई नहीं हुई है, इसमें बस पानी और पानी है, पानी पानी है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं? कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल देता हूं। तो एडिंग, सॉल्यूशन बनाने के लिए एडिंग सम अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूट। क्या डाल देता हूं? इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिला देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मिला देता हूं, सपोज 10 ग्राम हो, कितना? 20 ग्राम मिला देता हूं। ठीक है, और शुगर है वो, मान लीजिए क्या है? सॉल्यूट जो है वो शुगर है, लिख भी देता हूं शुगर है, चीनी डाल दिया। ठीक है मैंने, ठीक है। तो यहां पे 20 ग्राम शुगर प्लस ये बन गया आपका सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे तो इसमें जो वेपर प्रेशर निकलेगा, इसको जो हीट करोगे तो कह देता हूं इसमें जो पानी का वेपर प्रेशर निकलेगा वो पीए निकल रहा है, बोल देता हूं। ठीक है, चलिए, या फिर पूरे सॉल्यूशन का जब इसका वेपर प्रेशर जो होगा, यहां पे जो वेपर प्रेशर है, यहां भी एक वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था, उसको हम बोल देते हैं पीए। अब मुझे बताइए कि जब पानी था और उसको मैं जब हीट कर रहा था तो उसमें से वेपर निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने उसके अंदर 20 ग्राम क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया। 20 ग्राम सॉल्यूट डालने के बाद पानी के अंदर मैं उसको उसी टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं, तो बताइए यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि यहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि यहां पे हमने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिया? 20 ग्राम चीनी डाल दिया, तो ये बन गया। अब चीनी जो है वो उसी टेम्परेचर पे तो इवेपोरेट होगा नहीं, चीनी के जो कण होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं क्या? इवेपोरेट होने के लिए। तो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप अगर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे 100 ml के अंदर 20 ग्राम डाला तो गिर गया, 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम डालता तो और गिरता, 100 ग्राम के अंदर 1000 ml के अंदर 100 ग्राम डालता तो और गिरता। जितना आप सॉल्यूट डालते रहोगे उतना उसका वेपर प्रेशर क्या करता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्या? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना? ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना? तो अब इसको हम फॉर्मुलाइज कैसे करते हैं? रॉल्ड्स लॉ के बेसिस पे। किस पे? रॉल्ड्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्ड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है रॉल्ड्स लॉ?
कंपोनेंट ए के लिए ले लेते हैं, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब पी ए नॉट को मैं पी ए के नीचे ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई ए। अब दोनों को 1 से माइनस करता हूं, इसको भी 1 से माइनस करता हूं, इसको भी 1 से माइनस करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, और इसको 1 माइनस काई ए क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होता है किसके लिए, आरएल वीपी के लिए, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है, ये है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसे कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है आपका, जिसको बोला हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को इसको टॉपिक को लेकर चलता हूं, उसी तरीके से याद रखिएगा। एक सॉल्यूशन के, एक सॉल्वेंट के अंदर अगर आप सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर एक, जैसे बोलता हूं, इस टॉपिक की बात है, अगर मेरे पास 100 ml पानी है, उसको मैं हीट कर रहा हूं, पानी 100 डिग्री पे इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। उसके अंदर अगर मैं 10 ग्राम चीनी डाल देता हूं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनेगा 100 ml पानी और 10 ग्राम चीनी का। उसको जब आप हीट करोगे तो 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, वो 100 से ज्यादा डिग्री पे उबलता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ गया। क्या कर गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि हमने जो शुगर के मॉलिक्यूल्स डाले हैं वो इतने मोटे हैं कि वो 100 डिग्री पे डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो डिसॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इवेपोरेट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। किससे, डेल्टा टीबी से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टीबी से हम इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने प्योर वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, प्योर वाटर, और वही 1 लीटर डाल दिया मान लीजिए, चलिए, ठीक है। और ये प्योर सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। मैं कह देता हूं कि इसका प्योर है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बोलता हूं टीबी नॉट, और पानी है तो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, मान लेता है मैंने डाल दिया इसके अंदर 20 ग्राम शुगर डाल दिया, वही चीनी सॉल्यूट के रूप में, सॉल्यूट है, ठीक है, डाल दिया। तो अब क्या बन गया भाई, मेरा बन गया प्योर वाटर जो था, कितना था, 100 ml, चलिए उसको प्योर वाटर ही लिख लेते हैं, और मैंने 20 ग्राम क्या डाल दिया, यहां पे शुगर डाल दिया, तो मेरा ये सॉल्यूशन बन गया। प्योर तो रहा नहीं, खैर अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसका पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे टीबी कह देता हूं। क्या कहता हूं, टीबी। वो अगर 100 डिग्री पे उबल रहा है तो ये वाला जो उबलेगा ये 100 से ज्यादा पे उबलेगा। मान लेता हूं ये 120 है, क्या है ये 120 डिग्री है। अब ये 100 डिग्री था, ये अगर 120 डिग्री है तो कितना डिग्री सेल्सियस इसका एलिवेट हुआ, बढ़ा, तो ये माइनस ये माइनस ये, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी, और वो होता है हमेशा ग्रेटर माइनस लेसर। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो ये होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, याद रखिएगा, ठीक है ना, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब यही जो टेम्परेचर का चेंज है इसको हम एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, विच इज मोलैलिटी, ठीक है। याद रखिएगा, यहां ले लेते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऐसी कंसेंट्रेशन जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, विच इज मोलैलिटी, ठीक है। अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं बेटा हम, उसको बोलते हैं केबी, ठीक है। इसे बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, या बॉइलिंग एलिवेशन, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बहुत अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1000 ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमें सॉल्वेंट का मास लेना है वो ग्राम में ले रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। यहां पे केबी को याद रखिएगा, ठीक है, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन
मोलर एलिवेशन क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको बोल सकते हैं हम बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। और केबी की वैल्यू जो होती है हर अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगी। वाटर के लिए याद रखिएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है, क्या? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी कैसे निकलता है आपको बस समझ आ गया। केबी जो है हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। वैल्यू ऑफ केबी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। वाटर के लिए कांस्टेंट, क्योंकि वाटर एक मतलब वाटर के लिए हम बता देते हैं 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, क्योंकि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस में यूज होता है। परफेक्ट, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। ओके, चलिए अब इसी तरीके से अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि फ्रीजिंग और बॉइलिंग एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो इस तरीके से इसको मान लेते हैं फिर से। यहां पे मेरे पास 1000 ml प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट मतलब वही वाटर है, क्या है? H2O, क्या है? ओके। और इसका ये है TF नॉट। प्योर के लिए नॉट आता है, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग। ओके, F फॉर फ्रीजिंग। और पानी के लिए कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके अंदर फिर से हमने 20 ग्राम चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया, बन गया भाई सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो था वो बढ़ा था, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। तो ये हो गया आपका 100 ml, सॉरी 1000 ml वाटर प्लस 20 ग्राम शुगर, सॉल्यूशन बन चुका है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसे TF कहते हैं, और जितना है ये उससे क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। तो इसको बोल देता हूं -4 डिग्री सेल्सियस बोल दूं, मान लो डिक्रीज हो रहा है। ये बस कहने का मतलब ये है डिक्रीज होता है। अब कितना कितना डिक्रीज होता है वो तो कैलकुलेशन की बात है। अब कितना डिक्रीज हुआ उसको देखना है बेटा, ठीक है। तो यहां पे निकाल लेते हैं डेल्टा TF। क्या कर रहा था? ग्रेटर माइनस लेसर। क्या कर रहा था? ग्रेटर माइनस लेसर। पहले ये ज्यादा था बॉइलिंग में, तो टीबी माइनस टीबी नॉट कर रहा था। इसमें ये ज्यादा है तो TF नॉट माइनस TF करेंगे। तो यहां लिखेंगे TF नॉट माइनस TF। ये हो गया आपका 0 -4। तो ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? डेल्टा TF यहां पे 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो तो अलग बात है, लेकिन हमें बस डेल्टा TF को देखना है। फिर यहां पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो हम एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन को यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे जो 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 वॉल्यूम क्या होती है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वैसे वो कौन है? मोलैलिटी, जो पहले वाली थी। तो यहां भी सेम होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के वहां पे KB लगता था, यहां पे लग रहा है KF। क्या लग रहा है? KF। और मोलैलिटी आपको पता ही है, WB अपॉन MB 100। दिस इज WA, किसके अंदर? ग्राम के अंदर, ठीक है, ग्राम के अंदर। ओके ना। अच्छा, अब यहां पे फिर वही KF जो होता है, KF की वैल्यू 2.52 समथिंग होती है वाटर के लिए। केल्विन केजी पर मोल होता है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। इसकी यह है वैल्यू, क्या है इसकी? यह है वैल्यू, ठीक है। केएफ की वैल्यू 2.52 केल्विन केजी पर मोल। ये लगभग यही होती है। वैसे हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगी, ये किसके लिए होगी? वाटर के लिए, ठीक है। और वैसे आपको कांस्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको हमेशा देते रहेगा। अब यहां पे केएफ का नाम क्या होगा? ये होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट
ठीक है। फिर क्या होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, अलग अलग इसके नाम है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इससे पहले वाला जो था केबी, उसको इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी अलग अलग तरीके से हम कहते हैं, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, इसके अलग अलग तरीके नाम है, सबके सिंबल लेकिन यही होते हैं, यही होते हैं। फॉर्मूला वो रहा, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अब आता है आपका फोर्थ, और नाम है जिसका कॉलिगेटिव में, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ऑस्मोसिस। क्या पता होना चाहिए? ऑस्मोसिस। अगर आपको ऑस्मोसिस पता है तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। ऑस्मोसिस, ठीक है। बायो वाले शायद अगर पढ़ेंगे ये तो मेरी बात को कुछ कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नहीं, गलत नहीं होगा, उसको ध्यान से समझिएगा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं पहले इसको मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूं इन चीजों को, लेकिन वो एक्यूरेट स्टेटमेंट होती है, आप इसको देखिएगा ध्यान से और आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पहले ऑस्मोसिस, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पहले ऑस्मोसिस देखिए, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये मेरे पास एक ग्लास है मान लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर इतना मैंने पानी भरा हुआ, क्या है ये? पानी है, पानी है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूं? एक बादाम का टुकड़ा डालता हूं, आलमंड डालता हूं। क्या डालता हूं? बादाम डाल दिया, आलमंड डाल दिया, बादाम डाल दिया, आलमंड डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तरीके का सॉल्यूशन है, समझिएगा ध्यान से, पानी का और आलमंड का। पानी एक सॉल्वेंट है, पानी क्या है? H2O, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये है आपका आलमंड, बादाम है, जो कि आपका क्या है? सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन होगी इसकी, बिल्कुल सही है। इसकी क्या कंसंट्रेशन होगी? लो कंसंट्रेशन होगी। बिल्कुल आप एग्री करते हो मेरी बात पे, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद अगर इसको 5-10 घंटे बाद आप इसको देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पानी जो है इस बादाम के अंदर घुस जाएगा, पानी जो है वो बादाम के अंदर घुस जाएगा, पानी जो है वो बादाम के अंदर घुस जाएगा, और जो बादाम है वो स्वेल कर जाएगा, और उसके आप शेल को निकाल सकते हो। आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, और ये जो हुआ ऑस्मोसिस हुआ, ये अपने आप हुआ, ये मैंने नहीं करा, ये स्पॉन्टेनियसली हुआ, ठीक है। तो ऑस्मोसिस हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होता है। तो हुआ क्या इसके अंदर कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट किधर मूव करा? हाई कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि पानी जो है वो आलमंड की तरफ मूव कर गया, ठीक है, आलमंड की अंदर मूव कर गया, तो पानी ही घुसा ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और क्या घुसा? सॉल्वेंट, मतलब पानी कह सकते हैं आप, ठीक है। और किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो इसके ऊपर की शेल है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे ऑस्मोसिस की स्टेटमेंट को? फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम लो concentration to high concentration of solvent। ये सॉल्वेंट मूव कर रहा है ना, हाँ, सॉल्वेंट मतलब पानी, थ्रू किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो बस सॉल्वेंट को ही एंट्री करने को परमिट करेगा और किसी को नहीं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बस सॉल्वेंट को ही एंट्री देगा, परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस जो है ये आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है? जो अपने आप होता है, इसको कर नहीं रहे, अपने आप होता है। और नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाते हैं ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अब ये है ऑस्मोसिस। अब इसका उल्टा क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए? ऑस्मोसिस का अगर रिवर्स पूछा जाए, ऑस्मोसिस को अगर मैं क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं,
तो वो बन जाएगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बन जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है RO, जो हर के घर में लगा होता है। ठीक है, हर के घर में लगा होता है। ऑस्मोसिस अपने आप होता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस को कराया जाता है। क्या कहते हैं उसको? कराया जाता है। क्या कहते हैं उसको? कराया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस को क्या करा जाता है? कराया जाता है। आप देखते हो कि अगर आप जो आपके घर में आरओ लगा हो तो उसको आप एक स्विच बोर्ड से अटैच करके रखते हो, बटन ऑन करते हो, तभी आरओ जो है वो मेम्ब्रेन जो होती है उसकी, उसको फिल्टर करती है पानी को। ठीक है, जो उसका सॉल्यूट पार्ट है उसको रोक देती है और सॉल्वेंट पार्ट को निकाल देती है। यही होता है बेसिकली, है ना? यही होता है ना बेसिकली। एक सॉल्यूशन होता है जो गंदा, मतलब उसके अंदर गंदे पार्टिकल और अच्छे पार्टिकल होते हैं। अच्छे पार्टिकल जो पीने वाले इज वाटर, गंदे पार्टिकल्स इज लाइक इम्प्योर पार्टिकल्स। जब हम ऑन करते हैं तो मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट पार्टिकल को रोक लेता है और सॉल्वेंट पार्टिकल को छोड़ता है, फिर हम उसको टैब ऑन करके ग्लास डाल के पी लेते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आरओ काम करता है। और आरओ एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि उसको हम एक किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हम उसको कराते हैं। ठीक है, काम कराते हैं। स्विच बोर्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराते हैं, ये कहने का मतलब मेरा। तो ऑस्मोसिस क्लियर है। अब ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस आपको दोनों क्लियर है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या था? फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, सॉल्वेंट की। अब रिवर्स ऑस्मोसिस की क्या होगी? हाई टू लो। हाई टू लो। हाई टू लो किसकी होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस की। वो भी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ये अपने आप नहीं होती, इसको कराया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है। ठीक है, अब किस्सा ये है अब किस्सा ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को ऑस्मोटिक प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोसिस में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम एक बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑस्मोसिस को रोक के रिवर्स ऑस्मोसिस में चेंज करने के लिए हम एक बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। वही है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये आप समझोगे एक डायग्राम से, आप समझिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेटअप बनाता हूं पहले। ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेटअप है बेटा। यहां पे मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? यहां पे मेम्ब्रेन। इसको बोलता हूं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे कह देता हूं कि ये एक सॉल्यूशन का ऊपर डाल दिया क्या? जल्दी से डाल दिया नहीं, इधर लिखते हैं। ये एक सॉल्यूशन डाल दिया मैंने, यहां सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। ठीक है, रेड वाले सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। रेड वाले किसके पार्टिकल हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। रेड वाले सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा। और सॉल्वेंट के पार्टिकल हम ले लेते हैं व्हाइट वाले। कौन से? व्हाइट वाले। ये व्हाइट वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल मोटे होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हल्के होते हैं। ठीक है, यहां भी ये सॉल्वेंट है, पूरा सॉल्वेंट है। क्या ये? सॉल्वेंट है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल पक्का दिख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो अभी ये इस तरीके से डायग्राम है। तो ऊपर से अगर, और ये खुले हुए हैं, क्या है? खुले हुए हैं। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। यहां भी वही लग रहा होगा, बिल्कुल सही है। अभी ये नेचुरली काम कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट वाला, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, बिल्कुल सही है। वो उसके साइड वाला जो है बिकर आपका जो अटैच कर रखा है वो सॉल्यूशन का है, तो इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। क्या होगी? हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, बिल्कुल सही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। क्या होगी इसकी? हाई। वो हाई कंसेंट्रेशन है, ये क्या है आपका? लो कंसेंट्रेशन। वो हाई कंसेंट्रेशन है, ये क्या है आपका? लो कंसेंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसको नेचुरली देखूं, नेचुरली, तो फ्लो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑस्मोसिस में कैसे होती है? वो होगी आपकी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में। सही बोल रहा हूं? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब मॉलिक्यूल जो है ऐसे जा रहे होंगे। सही बोल रहा हूं? जब तक ये क्या है, दोनों पे 1 atm और 1 atm प्रेशर लग रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अगर मुझे इस ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस है बाबू, ये जो चल रहा है इधर से इधर मूव कर रहा है, ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, ये क्या है? ऑस्मोसिस है।
लेकिन अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को रोक के इसका उल्टा करना है तो मुझे किस साइड, मतलब मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं, अब मॉलिक्यूल को मुझे इधर भेजना है तो मैं इस साइड प्रेशर बढ़ाऊंगा कि इस साइड प्रेशर बढ़ाऊंगा? प्रेशर इस साइड बढ़ाऊंगा और वही प्रेशर होता है आपका पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इधर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ये दबेगा, ये दबेगा तो मूवमेंट कहां जाएगी? इस साइड जाएगी। क्या जाएगी? इधर जाएगी। तो ये होगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, क्या यूज करके? यूजिंग क्या? पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके। तो आप समझे, ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोसिस में चेंज करने के लिए जो प्रेशर यूज किया जाता है और वो हमेशा एक ऐसी जगह पे जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा, या सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन ही बोल सकते हैं क्योंकि इसके डायग्राम और ही बन सकते हैं, बस हाई कंसंट्रेशन समझिएगा आप। तो उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम फॉर्मुलाइज कैसे करते हैं इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक तो समझ गए, इसकी स्टेटमेंट आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोसिस में चेंज करने के लिए या फिर लो कंसंट्रेशन जो हाई कंसंट्रेशन की साइड मूव कर रही है उस कंसंट्रेशन को, उसके फ्लो को रोकने के लिए, उसको उल्टा करने के लिए, हाई टू लो कंसंट्रेशन की मूवमेंट एसपीएम के थ्रू ही करने के लिए, बनाने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जहां पे हाई कंसंट्रेशन है उस साइड एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहां पे जो उसका फॉर्मूला है वो जनरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है भाई, सबको पता है क्या? सबको पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है। बिल्कुल सही है। तो पी को मैं यहां रखता हूं, वी को मैं एन के नीचे रख दिया, आरटी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन मोलैरिटी, उसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं, तो ये हो गया सीआरटी। और जैसे ही आपने एन अपॉन वी को सी रखा उसी टाइम पे आप पी को चेंज करके किसमें कर देंगे? पाई के अंदर। प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई एक ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ऑस्मोटिक सी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में भी मोलैरिटी। कंसंट्रेशन तो बहुत वैरायटी की होती है, यहां मोलैरिटी है। क्या होना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। फिर आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी इस जगह पे जो वैल्यू यूज होगी वो होगी 0.0831, ठीक है, ये वाली होगी। फिर टी जो है आपका टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। तो ये चारों की चारों आपने आरएलवीपी हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, और आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट यहां पे आपने देख लिए, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का पूरा लास्ट जो कंप्लीट लेक्चर होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इन फॉर्मुलेस को बस याद रखिएगा, एक बार लिख देता हूं मैं। आरएलवीपी का जो जनरेट हुआ है फॉर्मूला, आरएलवीपी का जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। फिर एलिवेशन वाला, एलिवेशन इन बीपी का, फिर डिप्रेशन इन एफपी का, इन एफपी का, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो फॉर्मूलाज जनरेट हुए हैं वो एक बार लिख देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये होता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी। ये फॉर्मूला है इसका। इसका होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, जो होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 100 डब्ल्यू ए, मतलब किसमें? ग्राम में, क्योंकि ऊपर 1000 डाल दिया गया है, ठीक है। ओके, ये वाला है आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी एम बी 1000 और डब्ल्यू ए किसके अंदर? अगेन ग्राम के अंदर, ये वाला। फिर ये वाला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जो अभी हमने पढ़ा। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले, फॉर्मूला 1 2 3 4, ये किसके हैं? चारों के चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट के 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है आपका आज का पार्ट 3 बेटा, ठीक है। लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम इसके
हर जो टॉपिक पढ़े हैं सबके एक शॉट में न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। 1.5-2 घंटे का लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों बाद हम, जब हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और जिसने नहीं कहा है सब्सक्राइब, वो फटाक जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव सेशन लेता रहूंगा, लाइव चलता रहेगा, ठीक है। पूरा A to Z इसको लाइव बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।